कि एमफॉर्म करें तो करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं, और जॉब अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो उसमें पे स्केल क्या होगा, सैलरी क्या होगी। मैं शॉर्टकट में सारी चीजें चाहिए। नॉलेज कभी शॉर्टकट से नहीं मिलता, नॉलेज के लिए हमें थॉरोली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। एमफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन सैलरी का क्राइटेरिया क्या रहेगा, सैलरी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो चलिए, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। बच्चों, स्वागत है आपका इस खास लेक्चर में। और इस खास लेक्चर में आपके लिए एक बड़ा ही उम्दा टॉपिक लेकर आया हूं आज डिस्कशन के लिए, जिसका नाम है कि एमफॉर्म करें तो करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं, और जॉब अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो उसमें पे स्केल क्या होगा, सैलरी क्या होगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है बच्चों के मन में, जो कि प्लान कर रहे होते हैं कि एम फॉर्म करना है। यस, तो ये एक बड़ी चीज है हमारे लिए कि जब भी हम कोई कोई किसी भी कोर्स में आगे बढ़ते हैं। बी फॉर्म के बाद देखिए, बी फॉर्म 4 ईयर का कोर्स है। बी फॉर्म के बाद कई बच्चों का मन ऐसा करता है कि हम एम फॉर्म कर लें। कुछ बच्चे सोचते हैं कि एमफॉर्म क्यों करें, कि एमफॉर्म करने का फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। एमफॉर्म करने का तो कोई एडवांटेज ही नहीं है। एमफॉर्म करने का क्या एडवांटेज हो सकता है? तो एडवांटेज हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, गूंजते रहते हैं, सिग्निफिकेंस चलते रहते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, क्या कुछ फायदा होगा, या फिर एवं ही कर लिया, वेस्टेज चला गया। क्योंकि हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सैलरी, कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर आज इसी टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने के लिए आया हूं कि यहाँ पर एम फॉर्म करने के बाद किन किन फील्ड्स में क्या क्या सैलरी हो सकती है, उन सब मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, ये जो सैलरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्टेड होती है। कई सारे फैक्टर्स इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स पर भी बात करेंगे हम कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सैलरी, जो आपका सैलरी बैंड है उसको अफेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग, ये जो मैं सैलरी बैंड दिखाऊंगा आपको, ये डिपेंड करेगा कि आप किस लोकेशन पर काम कर रहे हो। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे डेटा जो कलेक्ट किए गए हैं डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट पर्सन से जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे बात करने के बाद ये डेटा कलेक्ट किए गए हैं। तो एक एवरेज बताया जाएगा आपको। इस पर स्ट्रिक्टली आप लोअर लिमिट या हायर लिमिट की तरफ मत जाइएगा। यहाँ पर हम एक एवरेज पर बात करेंगे, एक रेंज पर बात करेंगे। ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, बट एक एवरेज रहता है ना, हर चीज का एवरेज होता है। कई जगह कम भी सैलरी मिलती है उसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, कई जगह बहुत ज्यादा मिलती है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो हम सारे पहलुओं पर बात करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं एक बहुत अच्छा डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एमफॉर्म करें और एमफॉर्म करने के बाद कितनी सैलरी हो। चलिए, तो सबसे पहले मैं एमफॉर्म के बारे में बताना चाह रहा हूं कि जो बच्चे एमफॉर्म ऐसी करना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, तो एमफॉर्म कोर्स क्या होता है। 2 साल का कोर्स रहता है ये दोस्तों। डिफरेंट ब्रांचेस में, डिफरेंट स्ट्रीम्स में ये कराया जाता है। इसमें स्पेशलाइजेशन होता है आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप करते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये बहुत सारे कोर्सेस हैं इसमें, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं, एमफॉर्म करते हैं। बट ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि सैलरी कितनी होगी एमफॉर्म कर ले तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट पर आता हूं कि सैलरी डिपेंड किन किन फैक्टर्स के ऊपर करती है। कि एमफॉर्म अगर कर रहे हैं आप, ठीक है, अच्छी बात है सर, हमने आपकी बात मान लिया, एमफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन सैलरी का क्राइटेरिया क्या रहेगा, सैलरी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो चलिए उन्हीं मुद्दों पर मैं आपसे रूबरू होता हूं, बात करता हूं। तो यहां पर सबसे पहला कि आपके स्पेशलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। हालांकि ये फैक्टर बहुत ज्यादा कारगर नहीं होता आजकल, ये फैक्टर बहुत ज्यादा कारगर नहीं। मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बोला सर इस ब्रांच से कर लें तो जॉब लग जाएगा, उस ब्रांच से कर लेंगे तो जॉब लग जाएगा क्या। मैं आपको आज भी बोल रहा हूं और कल भी बोलूंगा और परसों भी एक ही चीज बोलूंगा कि आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी स्किल्स। आपकी स्किल्स क्या है, कोई भी ब्रांच से करिए लेकिन अपने अंदर स्किल्स डेवलप करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लर्निंग कैपेबिलिटी रखिए, चीजों को लर्न करिए, नई नई चीजों को सीखिए। जो अभी रिसेंट में जो चल रहा है उसको ग्रेस्प करिए, उसके बेस पर अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाइए। देखिए, जब तक आप अपनी क्रिएटिविटी को आगे नहीं लेकर जाएंगे, अपने अंदर का जो कह सकते हैं कि एक
ज्ञान की जो आप कह सकते हैं कि थर्स्ट है, भूख है, उसको अगर आप नहीं जागृत करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमेशा एवरीडे आप लर्न करिए और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो स्किल आना बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशलाइजेशन हो सकता है इंडस्ट्रियल लेवल पर, कई जगह कुछ एरिया ऐसे होते हैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ब्रांच को प्रेफरेंस मिलती है, तो वहां पर सैलरी बैंड ज्यादा हो सकता है। ठीक है, जैसे एमबीए आपका जो कह सकते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के जो कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट जो रहता है इंडस्ट्री का, बेसिकली अगर बात करें बिजनेस मैनेजमेंट के लिए तो एमबीए पर्सन को प्रेफरेंस देते हैं, वहां पर सैलरी थोड़ा सा ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा व्यक्ति ब्रांच के ऊपर कि आप किस में जा रहे हो। लेकिन हालांकि अब ये चीज न्यूट्रलाइज हो चुकी है, ब्रांच का ज्यादा महत्व नहीं रह गया है। जिसके अंदर जैसी क्वालिटी होंगी, स्किल डेवलप अगर कर ली है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके अंदर और उसके अंदर नॉलेज है, तो आपको अच्छी सी अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी और अच्छी सैलरी पर। अब दूसरी चीज पर आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होने जा रहा है सैलरी को डिसाइड करने के लिए। वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपका जॉब सेक्टर। यस, आप किस जॉब जॉब सेक्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, आप इंडस्ट्री जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब पर जाना चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट या टीचिंग में, या फिर गवर्नमेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर। ठीक है, या ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल राइटिंग, ठीक है ना, कोडिंग जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इन सारे फील्ड्स में आप किस फील्ड का चुनाव करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा फील्ड होगा वैसा आपका सैलरी होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहां पर निकल के आता है वो आता है कि जॉब सेक्टर क्या है। अब दूसरा, इस हिसाब से तीसरा, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले को तो मैंने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी है, क्योंकि अब पहले समय में होता था स्पेशलाइजेशन का इशू, अब नहीं है। अब चीज आती है कौन सा, लोकेशन, आप कहां पर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, किसी मेट्रो में कर रहे हैं, किसी छोटी सिटी में कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेट्रो सिटी में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपकी जरूरतें ज्यादा होंगी। उसके लिए जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके पास बैलेंस भी ज्यादा होने चाहिए। तो कंपनीज या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उस हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड करते हैं। इसमें एचआरए इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि रहना सबसे ज्यादा महंगा होता है, तो उसके लिए वो उसका एचआरए का बैंड है, जो एचआरए का परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा और भी अलाउंसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो कुल मिला के अगर मेट्रो सिटी में आप वर्क करने जाते हैं तो सैलरी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर प्रोपोर्शनल में खर्चे ज्यादा है। और छोटी सिटी में आप वर्क करोगे तो ऑब्वियस सी बात है खर्चे थोड़े से कम रहेंगे। तो उस हिसाब से आपको सैलरी भी, उनको भी पता है, देखिए सैलरी देने वाले को भी पता है कि इनके खर्चे कम होंगे, सेटिस्फाइड रहेगा। हर कोई सेक्टर में यही चाहता है कि हर सेक्टर में कि ये बंदा अगर स्किल्ड बंदा है, कि फिर से टर्म यूज करूंगा स्किल का, अगर कोई स्किल्ड बंदा है तो उसको हमें रोकना है। अब उसको इतनी तो सैलरी देनी पड़ेगी कि वो एटलीस्ट उस पोजीशन पर या उस जगह पर काम करता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी छोटी जगह पर ज्यादा सैलरी दे दोगे तो बंदा ऑब्वियस सी बात है रुकेगा, लेकिन हो सकता है कि वो चीज कहीं ना कहीं दूसरे एम्प्लॉय को अफेक्ट करती हो। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी के लिए ये रखा जाता है कि अकॉर्डिंग टू देयर जॉब रोल उसकी सैलरी डिसाइड होती है, जैसा उसका जॉब होता है। तो छोटे शहरों में कम सैलरी, बड़े शहरों में ज्यादा सैलरी होती है। ठीक है, लोकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और सबसे लास्ट में जो मैंने पहले भी बात की थी, एक्सपीरियंस एंड स्किल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपकी सैलरी को डिसाइड करने के लिए। मैं इसको सबसे टॉप पर रखूंगा स्किल को। अगर आपके अंदर स्किल है तो आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म आपके एक्सपर्टाइज के हिसाब से आपको जॉब दे देगा और अच्छी सैलरी पर। तो दोस्तों अपने अंदर स्किल डेवलप करिए, लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाइए। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली इन सब चीजों से दूर भाग रहे हैं। हमें शॉर्टकट में सारी चीजें चाहिए। नॉलेज कभी शॉर्टकट से नहीं मिलता। नॉलेज के लिए हमें थॉरोली पढ़ना पड़ता है, हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा। टैबलेट मशीन कैसे काम करती है हमें पता होना चाहिए। कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है ये पता होना चाहिए। पेरेंटल्स, अगर आप पेरेंटल सेक्टर में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पेरेंटल प्रिपरेशंस क्या होती हैं। आप किसी आर&डी सेक्टर में जा रहे हैं तो ड्रग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके उस ड्रग्स के कौन कौन से डोजेस फॉर्म बना सकते हैं या कौन इनोवेटिव्स क्या कर सकते हैं। सब आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी अपने अंदर लानी पड़ेगी, वो आएगी आपके स्किल से। तो डेली कुछ ना कुछ नया सीखिए और उसको फ्यूचर में अप्लाई करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टॉप कैरियर सेक्टर फॉर द एम फार्मेसी ग्रेजुएट। पहला पॉइंट क्या था,
फैक्टर्स। अब आए कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले सबसे टॉप पर मैं यहां पर रखना चाहूंगा फार्मा इंडस्ट्री को। दोस्तों फार्मा इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है यहाँ पर ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। मैं पहले ही कह रहा हूं यहाँ पर ग्रोथ के कोई क्राइटेरिया नहीं होता, क्योंकि फूड के बाद मेडिसिन एक ऐसी चीज होती है जो कि हर व्यक्ति की जरूरत होती है, क्योंकि साल में एक या दो बार बीमार पड़ता ही है व्यक्ति। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि लाइफ सेविंग जो ड्रग्स है उनको खाते ही रहते हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। तो मेडिसिन फूड के बाद सबसे ज्यादा खाया जाने वाला आपका सब्सटेंस होता है। तो इसलिए फार्मा इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रोथ करती चली जा रही है। डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स हैं फार्मा इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन, क्यूए, क्यूसी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तमाम तरह के सेक्टर्स हैं। बड़ी कंपनियों की बात करें तो सिप्ला कंपनी है, आपने सुना होगा नाम, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा स्किल्ड पर्सन्स को। आप जिस जगह पीजी कर रहे होगे ना, याद रखना कंपनी आएंगी तो आपके स्किल्स को चेक करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी नॉलेज स्किल्स, और इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर क्या है आपके अंदर, कुछ ऐसा लग रहा है तो उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फार्मा इंडस्ट्री में भी जाने के लिए आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप फार्मा इंडस्ट्री में, क्योंकि आप ड्रग मेकिंग या कह सकते हैं मेडिसिन मेकिंग जो है रूट है वहां पर काम करेंगे। अगर आपके अंदर नॉलेज की अगर कमी होगी, स्किल की अगर कमी होगी, तो हो सकता है आपके हाथों अगर कोई गलती हो गई मेडिसिन की उसमें मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है पेशेंट के ऊपर। तो इसलिए ये सेक्टर बहुत क्रूशियल सेक्टर है फार्मा इंडस्ट्री, और सबसे ज्यादा ग्रोथ देने वाला सेक्टर है। इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ उनकी हर साल के हिसाब से ग्रोथ होती है। कंपनी स्विच करने पर भी ग्रोथ होती है, या एक ही कंपनी में अच्छा काम करने पर, एक ही कंपनी में अच्छा काम करने पर, लंबे समय तक काम करने पर ये आपको ग्रोथ भी प्रोवाइड करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि स्विच करना जरूरी नहीं, बिना स्विच करे भी कई लोगों को ग्रोथ मिलती है, उनके काम के ऊपर डिपेंड करता है। अब आता है नेक्स्ट हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्या फार्मासिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी, डॉक्टर्स के लिए तो सुना था, नर्सेस के लिए तो सुना था, लेकिन क्या फार्मासिस्ट के लिए है क्या? आज से 10 से 15 साल अगर पहले पहले जाऊं, पीछे जाऊं, तो फार्मासिस्ट जैसा वर्ड जो था केवल ये सुनाई देता था कि फार्मेसी कर लो तो फार्मासिस्ट बन जाओगे, बट फार्मासिस्ट कहाँ बन जाएंगे ये कोई को पता नहीं था। कहाँ बन जाएंगे फार्मासिस्ट, क्या होता है फार्मासिस्ट? लेकिन फार्मासिस्ट का एक्चुअल मीनिंग अभी पिछले कुछ 5 से 7 सालों में समझ में आया कि जहां ड्रग्स होंगी वहां फार्मासिस्ट जरूर होगा। तो जहां जहां आपका कह सकते हैं हॉस्पिटल्स है या स्वास्थ्य सुविधा है, वहां पर हर जगह फार्मासिस्ट का अपॉइंटमेंट हो रहा है, क्योंकि फार्मासिस्ट ही ड्रग्स को समझ सकता है, मेडिसिन को समझ सकता है। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने का काम फार्मासिस्ट का ही होगा। तो हर जगह, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपके और ऑर्गेनाइजेशंस हो, वहां पर आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे आपके बड़े हॉस्पिटल्स हो, वहां पर फार्मासिस्ट की नियुक्तियां हो रही हैं। तो इसलिए दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर, ग्रोइंग सेक्टर हो गया आजकल लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अगर बात करें। गवर्नमेंट एजेंसीज पर अगर हम जाएं तो गवर्नमेंट एजेंसी जो आपके फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे आपका ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकालती है, यूपीएससी आपका ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकालती है। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट और गवर्नमेंट साइंटिस्ट भी बहुत सारी पोजीशंस निकलती है, बहुत रेपुटेटेड जॉब्स होती हैं। जॉब प्रोफाइल काफी अच्छा होता है, सेकंड क्लास ऑफिसर, फर्स्ट क्लास ऑफिसर जैसी जॉब प्रोफाइल होती है। तो उस हिसाब से सैलरी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये बहुत ग्रोइंग, ये भी बहुत अच्छा सेक्टर है, यहाँ पर भी सैलरी अच्छी खासी होती है। उसके बाद एकेडमिक्स और रिसर्च, ये फील्ड थोड़ा सा वर्सेटाइल फील्ड है। वर्सेटाइल में इसलिए बोलूंगा कि यहाँ पर कई सारे चीजें रहती हैं जो कि आपकी सैलरी को अफेक्ट करते हैं। जैसे आप रिसर्च में अगर जाएंगे तो सैलरी थोड़ा सा अच्छी रहती है, क्योंकि साइंटिस्ट लेवल पर बात करेंगे। एकेडमिक्स में थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन अभी फिलहाल सिनेरियो बिल्कुल एकदम से बदल चुका है पिछले 2-4 सालों से। पहले हाँ ये था कि एकेडमिक्स में पैसा बहुत कम था, लेकिन अभी इतना पैसा मिल रहा है कि आप अपनी जरूरतें पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एकेडमिक्स में जाने वाले लोगों के लिए सलाह देना चाहूंगा कि एकेडमिक्स में जाएं तो आप एक स्किल के साथ, टीचिंग स्किल के साथ डेवलप करने के बाद जाएं, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको कई सारे बच्चों को शिक्षित करना है, कई सारे बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करनी है। अगर आपके अंदर नॉलेज ही नहीं होगी तो आप क्या प्रोवाइड करोगे, उन बच्चों को क्या सिखाओगे? इसलिए जो लोग एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो वो अपनी स्किल्स को हाई लेवल पर रखें। चलिए, अब उसके बाद और क्या क्या हो सकते हैं उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। आजकल मेडिकल राइटिंग और कंसल्टिंग का बहुत जमाना आ चुका है, आजकल यही चल रहा है।
मेडिकल राइटिंग, इसमें भी बहुत सारा स्कोप्स, बहुत सारे जॉब्स ऑफर हो रहे हैं। तो मेडिकल राइटर, मेडिकल मार्केट एनालिस्ट, ये सारी चीजें हो रही हैं आजकल, ठीक है, क्योंकि कंपनियों को ग्रोथ चाहिए, तो ये इस तरह के जो पर्सन्स रहते हैं उनकी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, उनका यूज करके, उनको यूटिलाइज करके वो अपनी कंपनी जो है अपनी ग्रोथ करती है, नए प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं या पुराने प्रोडक्ट्स को रिलॉन्च करती है, सारी एनालिसिस करती है मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, पेशेंट को क्या पसंद है, तो उस हिसाब से वो अपनी डिजाइनिंग करती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए अपने बेनिफिट्स चाहती है, तो इन पर यहाँ पर इन पर्सन्स की, इन व्यक्ति कह सकते हैं कि इन स्किल्ड पर्सन्स की, मैं स्किल्ड टर्म यूज करूंगा यहाँ पर, स्किल्ड पर्सन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी मेडिकल राइटिंग और कंसल्टिंग में। अब लास्ट में आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। ये बहुत आजकल चल रहा है, आपने देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है, बहुत सारे लोन्स भी प्रोवाइड कर रही है इसके लिए कि आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग, खुद की सेलिंग यूनिट या रिटेल फार्मेसी या कंसल्टेंसी आप ओपन करिए, ताकि क्या होगा कि आप तो खुद आत्मनिर्भर बनेंगे, साथ ही साथ कई सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज, मेडिकल आपका एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में कई लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि कैरियर पाथ क्या हो सकता है, आपका सैलरी लेवल क्या हो सकते हैं, एक ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ। एंट्री लेवल पर अगर हम बात करें, एक एवरेज है, ठीक है ना, एंट्री लेवल पर अगर बात करें फ्रेशर्स के लिए 25,000 से 50,000 हो सकता है पर मंथ। देखिए डिपेंड करेगा जॉब प्रोफाइल के ऊपर, और अगर पर एनम के हिसाब से अगर बात करें 3 to 6 लाख पर एनम हो सकता है। मिड लेवल पर जाएंगे, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप स्विच करते हैं या उसी कंपनी में रहते हैं, तो आपको 40,000 से 70,000, और या फिर अगर इसको एलपीए में बात करें 6 to 12 एलपीए हो जाएगा। वही अगर सीनियर प्रोफेशनल्स के बारे में बात करें तो 1 लाख पर मंथ या उससे भी ज्यादा मिल सकता है, और ये करीब 12 से 15 लाख पर एनम के आसपास हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें तो लोअर ग्रेड अगर स्टार्ट करें, अगर मिनिमम से मिनिमम स्टार्ट करते हैं, अगर देखें, अगर बात करें जो 15,000 से लेकर 40,000 तक, और ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी और पक्ष के ऊपर डिपेंड करता है, और भी बढ़ सकता है। बेसिक बताया मैंने, बेसिक बेसिक जो है वो 15,000 है। अब इसके ऊपर एचआरए वगैरह बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, तो इसका डबल से भी ज्यादा हो सकता है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ जो है थोड़ा सा फास्ट होती है, स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा होता है, वर्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट ग्रोथ फास्ट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हायर पे करते हैं लेकिन फास्टर ग्रोथ होती है। अब यहाँ पर जो कह सकते हैं कि ये एक डेटा जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है ना, कि जो पर्टिकुलर सेक्टर में क्या क्या हो सकता है। तो फार्मेसी इंडस्ट्री में अगर बात करें तो प्रोडक्शन ऑफिसर, क्यूए क्यूसी आपके जो पर्सन है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 25,000 से 40,000, ये ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर। हो सकता है कि आपकी 60,000 से शुरुआत हो, ये भी हो सकता है कि आप किसी कंपनी में, सपोज दैट आप किसी बड़ी कंपनी में आपको प्लेसमेंट के थ्रू गए हैं, तो हो सकता है ये आपका जो शुरुआत है 70-80 से भी शुरुआत हो, डिपेंड करेगा। एक एवरेज बोला है कि इतने से, कई लोगों को एक्सेप्शनली हायर भी चला जाता है, लेकिन इतने से तो शुरुआत होती है। अगर हम बात करें 5 से 7 साल का अगर एक्सपीरियंस है आपको, तो आप अगर किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं या उसी कंपनी में रहें, तो आपकी जो सैलरी जो है आपका 60,000 से लेकर आपका 1.2 लाख तक हो सकती है। मंथली है ये दोस्तों, ये मंथली याद रखना, ईयरली नहीं है, मंथली सैलरी मैंने आपको बताया। उसके बाद बात करें हम आर एंड डी सेक्टर में, इसमें थोड़ा सा ज्यादा पैसा रहता है। रिसर्च एसोसिएट और साइंटिस्ट लेवल के लोग यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनोवेटिव क्या लेकर आना है, जनता को क्या पसंद आएगा, पब्लिक को क्या पसंद आएगा, पब्लिक की क्या डिमांड है, क्या अच्छा लगेगा, तो उस हिसाब से वो इनोवेटिव्स करते रहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिलता है, 35,000 से 40-50,000 के आसपास पैसा रहता है अगर हम बात करें, ये मंथली है। और यदि 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको हो जाता है, तो ये जो सैलरी है बढ़कर 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक पर मंथ हो सकती है। अब दोस्तों बात करें अगर रेगुलेटरी अफेयर में, तो आरए एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और डॉक्स स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पर बात करें तो इनकी इनिशियल जो होती है 30,000 से 50,000 पर मंथ सैलरी होती है। और यदि हम बात करें किसकी, 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद, ये जो सैलरी है आपकी 70,000 से 1.2 लाख तक हो सकती है। क्लिनिकल रिसर्च पर्सन के बारे में बात करें तो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट्स, तो यहाँ पर 25 से 40,000 प्लस शुरुआत होती है, इनिशियली बहुत होती है, बाद में जाके बहुत सारी हो जाती है। आप ये मत सोचिएगा सीधा कि आपको बहुत ज्यादा सैलरी दे दे। देखिए कंपनी भी ये चाहती है कि हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस ना करने पड़े, कम
थोड़ा सा कम सैलरी है, बहुत ज्यादा कम नहीं, थोड़ा सा कम सैलरी में ज्यादा स्किल्ड पर्सन मिल जाए, तो ये सैलरी पर्याप्त होती है। और फिर भी मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे, इससे ज्यादा भी हो सकती है। एवरेज निकाला गया है, ये जो डेटा है लोगों के एक्सपीरियंस के बेस पर लिया गया है, कि लोगों ने बताया, उनसे बात किया गया था, उनके उसके बेस पर ये सारा डेटा बनाया गया है। और अगर 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस क्लिनिकल रिसर्च फील्ड में अगर बात करें, तो वर्क करने के बाद व्यक्ति की जो सैलरी है 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकती है। अब देखते हैं दूसरे सेक्टर्स में क्या। एकेडमिक्स में अगर जाते बात करें तो लेक्चर एसोसिएट प्रोफेसर, इसमें बात करें प्राइवेट में अगर बात करें तो यहाँ पर 25,000 से लेकर 35,000 में शुरुआत होती है, ये फैक्ट है। लेकिन अगर आप बात करें गवर्नमेंट में तो ये 1 लाख के आसपास होती है शुरुआत, किसकी, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की ज्यादा होती है। लेकिन वहीं यदि ये बात करें तो ये 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद इसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एकेडमिक्स हैं, उनकी सैलरी 60,000 से लेकर 80,000 तक हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कम, ये लोअर टाइप का दिखा है। अब उसके बात करें गवर्नमेंट जॉब्स में, डीआई, एफडी और साइंटिस्ट 35,000 से 70,000 रुपए, ड्रग्स इंस्पेक्टर की सैलरी 35,000 से 70,000 के बीच में होती है। और 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद यही सैलरी 80,000 से बढ़ 80,000 से लेकर 1,50,000 तक हो सकती है। वहीं यदि हम बात करें किसके बारे में, हॉस्पिटल फार्मेसी में, जिसमें डिफरेंट टाइप के फार्मासिस्ट वर्क करते हैं, तो उनकी जो सैलरी बैंड है 25,000 से लेकर 35,000 का होता है इनिशियली, जो आगे चलकर 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद 50,000 से लेकर 70,000 तक हो सकता है। उसके बाद बात करें एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो आपका खुद की यूनिट है, ये तो वेरिएबल होगा, स्टार्टिंग सैलरी क्या है आपकी। लेकिन अगर आपने अच्छा काम किया तो हो सकता है 5 से 7 साल में आपकी अर्निंग खुद की, दूसरों की ठीक है, अपनी खुद की अर्निंग 50,000 से लेकर कई लाख तक हो सकती है, डिपेंड करेगा आपके वर्किंग के ऊपर। अब यहाँ पर बात करें कुछ चीजों की, कि इंडिया वर्सेस अब्रॉड में अगर बात करें कि सैलरी के बारे में बात करें, तो इंडिया में सैलरी थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ सैलरी रुपए में मिलती है। अब्रॉड में बात करें तो वहां पर पैसा डॉलर में मिलता है, या फिर दूसरी करेंसी में मिलता है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, तो और थोड़ा सा सैलरी भी ज्यादा होती है वहां पर। इंडिया थोड़ा सा ऐसा है कि हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, लोग ज्यादा है, पर्सन ज्यादा है, तो उस हिसाब से सैलरी थोड़ा सा कम है। यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिका में या फिर गल्फ कंट्रीज में ये थोड़ा सा ऐसे स्किल्ड पर्सन कम मिलते हैं, तो सैलरी थोड़ा सा अच्छा देते हैं। फ्रेशर्स की अगर बात करें, इंडिया में 3 to 6 लाख पर एनम रहता है। सीनियर फैकल्टी अगर हो जाती है तो 8 to 12 लाख पर एनम, और इससे भी ऊपर जा सकता है। अब्रॉड में अगर बात करें तो 50,000 से लेकर 90,000 पर ईयर, 40 लाख से 70 लाख रुपए, देखिए, ठीक है, 40 लाख से 70 लाख रुपए तक की सैलरी हो सकती है। और यहां पर अगर बात करें हाईली डिमांड है रेगुलेटरी अफेयर्स में, फार्माकोविजिलेंस में और क्लिनिकल रिसर्च में। इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, जो अब्रॉड जाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो इसके लिए आपको जीआरई, टॉफेल या फिर डिफरेंट टाइप के एग्जाम होते हैं, उनको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इनके थ्रू आपको अब्रॉड में काम करने का मौका मिल सकता है और अच्छी सैलरी मिल सकती है। बट इंडिया में भी अच्छा पैसा मिल सकता है, बट आपके पास स्किल होनी चाहिए। ठीक है, सैलरी प्रोग्रेशन पे बात करें, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने पहले ही बता दिया था। एम्प्लॉय टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस में काम कर रहे हैं, एमएनसी में काम कर रहे हैं, मिड साइज कंपनी में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन किस में है आपका, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जो है ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, आपकी सैलरी डबल ट्रिपल भी हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपकी सैलरी को अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर की पॉइंट्स अगर मैं बात करूं बच्चों के लिए, तो यहाँ पर इंडिया में स्टार्टिंग जो सैलरी है फ्रेशर्स के लिए 3 लाख से लेकर 6 लाख पर एनम है। प्राइवेट सेक्टर में हायर पैकेज ऑफर किए जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अगर सेक्टर में अगर जा रहे हो तो वहां पर सिक्योरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में सैलरी ज्यादा होती है, थोड़ा सिक्योरिटी कम होती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में सिक्योरिटी ज्यादा होती है, जॉब सिक्योरिटी, लेकिन थोड़ा सा सैलरी कम होती है। 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। सीनियर प्रोफेशनल के बारे में बात करें, टॉप कंपनी का उनका जो सैलरी होता है 12 लाख पर एनम से 15 लाख पर एनम या उससे भी ऊपर हो सकता है। तो फार चूज योर पाथ वाइजली, फार्मा हैज अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर। फार्मा में अपॉर्चुनिटी हर जगह है, बस आपको सही रास्ता चुनने की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों ये था हमारा काफी इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक, जो कि आपके मन में, आपके दिल में कई दिनों से था। जो बच्चे बीफॉर्म क्रॉस कर चुके हैं या बीफॉर्म करने वाले हैं या एमफॉर्म करने की, सर एमफॉर्म के बाद जॉब अगर मिलता है तो सैलरी क्या होती है।
तो ये आपको आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमें सैलरी अच्छी पानी है तो किन-किन चीज़ों पर हमें मेहनत करनी होगी, किन-किन चीज़ों पर काम करना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।